भगत सिंह चाहते थे कि ये किसी भी हालत में अस्पताल में नहीं जाना चाहिए, इसलिए भगत सिंह जी ने वापस उसके ऊपर 8 गोलियां चलाई। आज क्या चीज़ मिसिंग हो रही है जिसको जो राजनेता है वो कर नहीं पा रहे? 13वें या 14वें साल की उम्र में वो संस्कृत सीखने के लिए काशी आए। जब वो काशी आए तब उनका परिचय भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी से हुआ। जब 1-2 दिन यानी अभी फांसी नज़दीक आई थी तो हर एक के रिश्तेदार मिलने के लिए आए। भगत सिंह जी के जो रिश्तेदार थे तो उनको मिलने नहीं दिया अंग्रेज़ों ने। आपके मुताबिक जो आरएसएस की परिभाषा है वो क्या है? 24 अगस्त 1908 को उनका जन्म हुआ। भगत सिंह का कंट्रीब्यूशन मालूम है, राजगुरु जी का मालूम है, लेकिन सुखदेव जी का मालूम नहीं है। तो वीर सावरकर महान थे, महान है और महान रहेंगे। ये जो रंग दे बसंती जो ग्रुप है भिलाई का, जिसके आज़ादी पाने की जिरह और एक क्रांति की मशाल लिए 3 नौजवान युवक निकलते हैं और उन्हें आज़ादी दिलाने के लिए, देशवासियों को आज़ाद करने के लिए वो जो जद्दोजहद करते हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जिस तरह से वो एक आक्रांत रूप में आते हैं। उसके बाद युवावस्था रहती है और उसी युवावस्था में वो पकड़े जाते हैं और अंग्रेज़ों के जो दमनकारी नीतियाँ हैं या अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई दमनात्मक रवैये हैं, उन दमनात्मक रवैयों को जब वो 3 व्यक्ति जो युवावस्था में थे, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जब फांसी का फंदा चूमते हुए अपने गले पे डाल लेते हैं और कहते हैं भारत माता की जय, तो उस वक्त एक अलग सी जगती है। और जाहिर सी बात है उस अलग और उस विरोधाभास के चलते आगे अंग्रेज़ इस देश को छोड़कर चले जाते हैं। ये कहानी इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इन विषयों में पढ़ी होंगी, लेकिन उन विषयों के जो सारगर्भित और अंदरूनी जो और बातें हैं, उन विषयों को बहुत सारी चीज़ों में कुछ और छन करा जाए, हम ये कोशिश करेंगे। पुस्तकों में काफ़ी कुछ दिया हुआ है। मैं आपको एक ख़ास शख्सियत से मिलाना जा रहा हूँ। प्रशांत दत्तात्रेय राजगुरु साहब है, जो राजगुरु साहब है, उनके भतीजे हैं। हमारा सौभाग्य इनसे बातचीत हो रही है, इंटरव्यू हो रहा है। कैसे हैं सर आप? नमस्ते, ठीक हो सर। प्रशांत जी, अपने बारे में पहले कुछ बताइए। हाँ, एक तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ये जो रंग दे बसंती जो ग्रुप है भिलाई का, जिसके दिलराज सिंह जी, गुरमीत सिंह जी, विवेक जी जो अध्यक्ष सचिव या कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे ये कल जो कार्यक्रम होने वाला है भगत सिंह जी के 116वें जन्म जयंती पर इनकलाब यात्रा, तो उसके लिए मुझे आमंत्रित किया, मुझे बहुत ही सम्मानित किया। इसके लिए मैं पहले बार उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा परिचय है, मैं प्रशांत दत्तात्रेय राजगुरु, मैं पुणे में रहता हूँ। कंस्ट्रक्शन वगैरह का मेरा बिजनेस है जी। और बाकी समाज कार्य तो जो है व्यसन मुक्ति शाकाहार के बारे में मैं लेक्चर्स वगैरह आयोजित करता रहता हूँ। हमारा जो ये पैतृक गांव है राजगुरु नगर खेड़, तो वहाँ मैं 8वीं या 10वीं कक्षा के लिए स्टूडेंट्स के लिए व्यसन मुक्ति और शाकाहार के लेक्चर्स आयोजित करता हूँ। जो फ्रीडम फाइटर्स के जो वंशज है, हमारे यहाँ 23 मार्च को झंडा वंदन होता है, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, तो उनको मैं वहाँ बुलाता हूँ, उनके हाथों से मैं वहाँ फ्लैग होस्टिंग करता हूँ। तो उनको भी हमारा जो घर है, जो स्मारक है, इवन हमारे जो गांव वाले हैं उनको भी पता चलता है कि भाई ये फ्रीडम फाइटर थे, इनके वंशज आज हमारे गाँव आए हैं। तो एक मेरा एक सामाजिक कार्य मैं करता हूँ। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि राजगुरु साहब के बारे में बहुत सारी किताबें हैं जिनसे लोग पढ़कर कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। बराबर है। और जो हमारे पुरातन जो संस्कृति में जो हमें पूर्वज हमें बताते गए, उनसे जो हमें समझ में आता है। मैं समझना चाहता हूँ कि जो राजगुरु साहब थे, भगत सिंह जी थे और सुखदेव जी थे, उनकी मित्रता कैसे हुई, और उसके बाद जब वो क्रांति की अलग जगाते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, उस बीच का जो अगर कोई बातें आपके परिवारजनों की ओर से आपको बताई गई हों, हाँ, कुछ ऐसी बातें जो किताबों में ना मिले, कुछ ऐसी बातें जो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएं। जरूर मैं उनका संक्षिप्त में आपको एक जीवन प्रवास बताता हूँ। 24 अगस्त 1908 को उनका जन्म हुआ। राजगुरु जी के स्मृति में राजगुरु नगर कहा जाता है जी।
तो वहाँ उनका जन्म हुआ। उनका शिक्षण खेड़ और नज़दीक जो पुणे शहर है वहाँ हुआ। एक बार क्या हुआ, कांचीकोटी पीठम के जो शंकराचार्य जो है वो ये खेड़ गांव में आए थे जी। तो उनका प्रवचन देखने के लिए राजगुरु जी गए। तो शंकराचार्य जी की जो वाणी है, जो चेहरे का जो तेज है, जो ज्ञान है संस्कृत के बारे में, जो भारतीय संस्कृति के बारे में जो उनका क्या बोलते हैं कि जो तजुर्बा है, तो बहुत ही प्रभावित हुए राजगुरु जी। और उन्होंने ठान लिया कि नहीं, मैं भी पंडित बनूंगा, मैं भी संस्कृत सीखूंगा। तो 13वें या 14वें साल की उम्र में वो संस्कृत सीखने के लिए काशी आए। जब वो काशी आए तब उनका परिचय भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी से हुआ। उस वक्त इन दोनों ने भारतीय सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम की एक संगठन स्थापन की थी, जिसका मूल उद्देश्य था स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना, अंग्रेजों को निकालना। लाला लाजपत राय जी के मृत्यु का नहीं, वो उनके जीवन काल में अगला मोड़ है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है लाला लाजपत राय जी का। मैं उस मोड़ पे आऊँगा। उनका परिचय ये भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी से हुआ। फिर वो संगठन में काम करने के लिए आए। वो महाराष्ट्र से आए, इसलिए बोल के उस संगठन में उनका संक्षिप्त नाम या सांकेतिक नाम जिसे हम बोलते हैं कोड वर्ड, वो एम रखा गया। महाराष्ट्र से आए इसलिए एम रखा गया। राजगुरु जी को ये जो कार्य है देश सेवा करने का, वो एक जज्बा था। उनको मालूम था कि ये जो संगठन है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ काम कर रहा है, हमें भी काम करना है। तो ये हिंसा का मार्ग हो, अहिंसा का मार्ग हो, जो कुछ भी हो वो आगे हो सकता है। शायद हम पकड़े भी जा सकते हैं, अंग्रेज़ों के अन्य अत्याचार भी सहने पड़ेंगे। तो उन्होंने, जिसे हम बोलते हैं ना सेल्फ बिल्डिंग, खुद को तैयार करना चालू किया। वो व्यायामशाला में जाने लगे। ये शायद कहीं लिखा नहीं होगा, लेकिन वो खुद की पावर बढ़ाने के लिए, शरीर तंदुरुस्त रखने के लिए रात को 25-25, 30-30 किलोमीटर चलते थे और सूर्यास्त के पहले घर आ जाते थे। रात में जी। समझो कोई शमशान है तो शमशान में जो कुआं है, वेल है, वहाँ वो स्विमिंग करते थे। अच्छा। जो चींटियों का जो हिल रहता है, लाल लाल चींटियाँ, उसके वहाँ ऊपर जाके बैठते थे नंगे, उससे डंग करके लेते थे, चींटियों से कटवाते थे। उद्देश्य ये है कि मुझे मालूम है कि मैं ये क्रांतिकारी कर रहा हूँ, आज न कल पकड़ा जाऊंगा, इंग्रज लोग मुझे बहुत ही तकलीफ देंगे, वो सहने के लिए मैं काबिल हो जाऊं। अच्छा। मन की जो ये तो हुई शारीरिक मशागत। जो मन की मशागत है, इसलिए वो योगाभ्यास करते थे। जो मन का जो संतुलन है कि आदमी किसी क्षण पे एकदम एग्जॉस्ट बर्स्ट हो जाता है, नहीं, मन का संतुलन है, शांतता है, उसके लिए उन्होंने योगाभ्यास चालू किया। तो ऐसे उन्होंने ये मन की मशागत शुरू की। अभी जो आप लाला लाजपत राय जी का जो है उस मोड पे मैं आता हूँ। साइमन कमीशन ये अंग्रेज़ों ने फॉर्म किया था। वो कमीशन जो साइमन है वो भारत में आए। वो कमीशन क्या था, उनको रिपोर्टिंग करना था उनके हेडक्वार्टर यूके में, ब्रिटेन में, इसकी सामाजिक और राजकीय व्यवस्था के बारे में। अगर रिपोर्टिंग करना है तो यहाँ के लोग, यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं या जो टॉप लेवल के राजनीतिक लोग हैं, उनको उस साइमन कमीशन में चाहिए था, क्योंकि वही बता सकते हैं कि एग्जैक्टली रियलिटी क्या है। लेकिन अंग्रेज़ों ने किसी भी लोकल, यानी अपना जो राजकीय जो दल है, वो किसी भी नेता को उसका मेंबर नहीं बनाया था। यानी ये हो सकता है कि वो वन साइडेड इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश सरकार को दे जी। तो इसके लिए साइमन कमीशन का विरोध करना चालू हुआ पूरे देश भर में। तो ये साइमन जब आ रहे थे लाहौर में, तब उसका उस मोर्चे का जो वो साइमन कमीशन जो है उसका विरोध करने के लिए एक मोर्चा लाला लाजपत राय जी ने निकाला था। और वो शांतता तरीके से था, लेकिन लोग बढ़ते गए, नारे बढ़ते गए। तो ये जो सॉन्डर्स जो पुलिस अधिकारी था वो थोड़ा गुस्सा हो गया और उसने लाठीचार्ज करने के लिए बोला। तो ये सॉन्डर्स था, स्कॉट था, तो लाला लाजपत राय भी वैसे उनकी उम्र थी, लेकिन उम्र का लिहाज ना रख के उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। उसमें वो बहुत गंभीर तरह से जख्मी हुए और बाद में मेरे ख्याल से एक 16-17 दिन के बाद उनकी मृत्यु हुई। लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बंकिम चंद्र पाल, ये वहाँ उस टाइम के जो युवा नेता है उनके लिए एक आदर्श थे।
तो अपने एक आदर्श का मृत्यु अपने सामने होता हुआ इन लोगों को देखा नहीं गया। फिर भगत सिंह जी ने मन में ठान लिया कि नहीं, इस हत्या का बदला लेना है। लाला लाजपत राय जी गुजर गए, फिर इन लोगों ने ये जो सॉन्डर्स जो था उसको मारने का प्लान वगैरह बनाया। उसका जो प्लान है, देखिए मैं थोड़ा इसमें ये बताना चाहता हूँ कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी गए। भगत सिंह का कंट्रीब्यूशन मालूम है, राजगुरु जी का मालूम है, लेकिन सुखदेव जी का मालूम नहीं है। तो ये जो जिसे हम प्लानिंग बोलते हैं ना, कोऑर्डिनेशन जो बोलते हैं, ये सुखदेव जी का था। लाहौर में फिर वो जो सॉन्डर्स था एक्चुअली उसको मारने के लिए गए, गलती से स्कॉट को मारा। सबसे पहले राजगुरु बहुत ही एग्रेसिव थे। भगत सिंह को वो बड़ा भाई मानते थे। हम आज भी जो सिख बंधु जो है हम उनको बड़ा भाई मानते हैं। राजगुरु जी भगत सिंह को बड़ा भाई मानते थे। वो बोलते थे कि हर एक इसमें मैं पहला कदम उठाऊंगा, मुझे पहले चांस दीजिए। स्कॉट पे पहली गोली राजगुरु जी ने चलाई। राजगुरु जी नेमबाजी में बहुत ही माहिर थे। एक ही गोली बराबर स्कॉट के यहाँ लगी, वो एक ही गोली में मर गया। वो देखने के लिए भगत सिंह जी नज़दीक गए, स्कॉट मारा हुआ था। भगत सिंह चाहते थे कि ये किसी भी हालत में अस्पताल में नहीं जाना चाहिए, इसलिए भगत सिंह जी ने वापस उसके ऊपर 8 गोलियां चलाई। ये हुआ ये सब वहाँ से लाहौर से बाहर गए। राजगुरु जी लाहौर से निकलने के बाद लखनऊ, कानपुर, फिर महाराष्ट्र में अमरावती, मुंबई होके पुणे में आए। और जैसा हम कहते हैं कि हमारे ये साम्राज्य को ना फितूरी का, यानी अपने गुट में से कोई तो ये होता है, तो वैसे फितूरी से राजगुरु पकड़े गए। उसके पहले भगत सिंह जी, सुखदेव जी, बाकी के जो संगठन के जो कार्यकर्ता थे वो ऑलरेडी पकड़े जा चुके थे। राजगुरु पकड़े गए, लाहौर लाया गया। बहुत महीने सालों तक वो कोर्ट केस चला। फिर उसका डिसीजन हुआ जो फांसी का। फांसी के वक्त उनको उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तीनों को। तीनों बोले कि ये मातृभूमि की सेवा करने के लिए यही हमें वापस जन्म मिलना चाहिए, यही हमारी अंतिम इच्छा है। जब 1-2 दिन यानी अभी फांसी नज़दीक आई थी तो हर एक के रिश्तेदार मिलने के लिए आए। भगत सिंह जी के जो रिश्तेदार थे तो उनको मिलने नहीं दिया अंग्रेज़ों ने। पिताजी थे, माताजी थे, उनको मिलने नहीं दिया। तो ये हमारे 3 कुटुंब का जो भाईचारा जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का, वो वहाँ से है। पार्वती बाई यानी राजगुरु जी की माँ, उन्होंने कहा भगत सिंह जी के माँ और बाप को कि आपको भगत सिंह को मिलने नहीं दे रहे, फांसी के पहले अंतिम जो भेंट है वो नहीं होने दे रहे, तो हम भी हमारे बेटों को नहीं मिलेंगे। हम भी हमारे बेटों, क्योंकि भगत सिंह भी हमारे बेटे जैसा है, तो हम भी हमारे बेटों को नहीं मिलेंगे। तो राजगुरु जी की माँ, सुखदेव जी की माँ, ये पुलिस उनको अंदर भेज रही थी कि आप उनसे मिले, लेकिन नहीं गए। तो वो शायद किसी कहीं मेंशन नहीं होगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब ये फांसी का वक्त आया, मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि राजगुरु जी भगत सिंह जी को बड़ा भाई मानते थे, बहुत आदर था, एक रिस्पेक्ट से देखते थे। उन्होंने कहा कि मैं भगत सिंह जी को मारा हुआ नहीं देख सकता, मैं उनको मारा हुआ देख नहीं सकता, मुझे पहले फांसी दो। तो अगर आप जब ऑफिशियल फोटो देखेंगे तो उसमें सेंटर में भगत सिंह जी है, राइट हैंड साइड राजगुरु जी है एंड लेफ्ट हैंड साइड सुखदेव जी है। यही उनका फांसी का सीक्वेंस था। पहले राजगुरु जी गए, बाद में भगत सिंह जी, बाद में सुखदेव जी। उसका कारण ये कि राजगुरु जी बोले कि मैं उनका मृत्यु नहीं देख सकता। तो फिर वो फांसी चले गए, जिसे हम कहते हैं कि कुछ अग्नि जो है वो कभी बुझते नहीं जी। ये तीनों की जो प्राणज्योत है वो तो बुझ गई, लेकिन उस वहाँ से जो अंगार निकला, वहाँ से हजारों लाखों क्रांतिकारक निर्माण हुए और ये हमें 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई। उस वक्त जो अंगार और जो क्रांति की बात हो रही थी वो उस वक्त तो बहुत चरम पे था, लेकिन आज जो परिस्थितियाँ और वक्त समय बदला, अब जैसे आज कई स्वरूपों में जैसे बात सुनने में, समझने में या देखने में, महसूस करने में आती है, जो क्रांतिकारी और जो देश के लिए कुर्बान होने के लिए जो जज्बे रखते हैं
असली जो वैल्यूज़ होनी चाहिए उनकी, वो वैल्यूज़ कहीं गुम सी गई हैं। वो वैल्यूज़ उनके मतलब समझ लीजिए कि उस वैल्यू को वो नहीं देते हैं। जो यहाँ का जो तंत्र है वो उस तरह से वो उनको सम्मान नहीं दे पाता है जो उनको वास्तविक में मिलना चाहिए। आपको ये एहसास होता है? नहीं, निश्चित रूप से एहसास होता है, निश्चित रूप से एहसास होता है। अभी आज ये जो मान सम्मान मिल रहा है, अभी लास्ट ईयर 75 साल पूरे हुए तो बहुत सारे क्रांतिकारियों को बुलाया गया। मैं लाल किले पे गया था, मोदी जी का भाषण था। लाल किले पे लगभग 20 से 25 जो फ्रीडम फाइटर थे उनके फ़ोटो लगाए थे, उनका नाम, वो कौन से प्रदेश से आते हैं, और संक्षिप्त में 3-4 लाइन में उन्होंने जो काम किया उसके बारे में उल्लेख। ये पहली बार भारत ने देखा। अच्छा, ये पहली बार भारत ने देखा। मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था। मेरा सम्मान 13 अगस्त को रेलवे मंत्रालय का जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उन्होंने किया। मेरे साथ और 5 क्रांतिकारियों के परिवार आए थे जिनके सिर्फ मैंने नाम सुने थे। जब तो वो परिवार वाले भी बोले कि हमें ये पहली बार दिल्ली बुलाया है। 75 साल में हमें स्टेट में जानते हैं, स्टेट में भी स्पेसिफिक एरिया में ही जानते हैं, लेकिन आज नेशनल लेवल पे जो एप्रिसिएशन हुआ है ये पहली बार हुआ है। अभी ये अलग चर्चा का मुद्दा हो सकता है कि ये अभी क्यों हो रहा है, 75 साल क्यों लगे। जो उसके मेन बेनिफिशियरी होने चाहिए, यानी समझो मेरे दादा परदादा, जो मेरे पहले वाली जो 2 पीढ़ियाँ थी वो बेनिफिशियरी होना चाहिए, उनको क्यों नहीं मिला। ये तो अभी वो एक अलग ही चर्चा का मुद्दा हो सकता है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें किसी के ऊपर अंगुली निर्देश होने की संभावना है जो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि समय तो गया है। अभी उससे जैसे एक नैरेटिव है कि जैसे लोग कहते हैं कि जैसे गांधी जी के एक अलग विचारधारा थी अहिंसावादी तौर पे, एक हिंसात्मक तौर पे हमारे देश के जो ये वीर हैं उन्होंने अपने जो जज्बा दिखाया। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि या तो जयंती के मौके पे उन्हें या उनके देहावसान दिवस पे उन्हें याद किया जाता है, और कोशिश ज़्यादातर जो भीड़ है या मॉब है, जैसे हम लोग भी जो कवरेज ज़्यादा कर पाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जी को ज़्यादा वैल्यूज़ मिली। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो वास्तविक में जो क्रांति की जो एक परिपाटी या कथा या एक सारगर्भित चीज़ें लिखी गई या बताई गई या समझाई गई, उनमें क्रांति कहीं मिसिंग होगी, उनमें अहिंसा कहीं आगे होगी? अहिंसा को दुर्लक्षित किया गया ऐसा हम समझ सकते हैं या मान सकते हैं, लेकिन उनका भी कंट्रीब्यूशन था। देखिए, मैं थोड़ा सा अलग उदाहरण देता हूँ कि जिससे संगीत अगर भगवान है तो जो पेटी बजाने वाला है वो अपनी तरीके से भक्ति करता है, जो तबला बजाने वाला है वो अपनी तरह से भक्ति करता है, दोनों की भक्ति तो संगीत माँ के पास ही जाती है। वैसे हिंसा हो या अहिंसा हो, उस वक्त एक ही ध्येय था कि भारत को स्वतंत्रता करना, और दोनों गुटों को फिर जैसे लोकमान्य तिलक जी हिंसात्मक का मार्ग हो, जिसे मराठी में जहाल या मवाळ मतवादी बोलते हैं, तो ये दोनों तरह के लोग थे। वो अपने अपने हिसाब से परिश्रम या पराकाष्ठा कर रहे थे, उनका हेतु सेम ही था, तो नज़रअंदाज नहीं हुआ ऐसा मुझे तो लगता है। एक राष्ट्रपिता होने के कारण एक 1 स्टेप अहेड जिसे हम बोलते हैं ऊपर वो रह सकते हैं, और वो है, उसमें कुछ क्या बोलता है आप इस नैरेटिव से या जो ये जो सोच है या जो इस पर पार्टी से, उससे आप तालमेल रखते हैं? हाँ, रखता हूँ। जैसे आज जो पारिस्थितिक तंत्र है अभी उसमें देखिए, मैं थोड़ा ये करना चाहता हूँ कि एक गाना था, वो गाने के शब्द थे कि दे दी हमें आज़ादी खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो वो भी सही है, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बाकी के जो सशस्त्र क्रांतिकारी थे उन्होंने जो किया वो भी सही है। तो हम किसी को प्लस माइनस ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा दोनों की पूजा भारत माता के लिए थी जी। जैसे आज के दौर में हम जैसे एक संगठन, जैसे आप बोलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आरएसएस की बात करते हैं, आरएसएस को एक राजनीतिक घड़ा कहता है कि आरएसएस देश के विचारों को, क्रांति को और देश को समर्पित विचारधाराओं से जुड़ी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा राजनीतिक जो धड़ा है वो ये कहता है कि नहीं, आरएसएस की जो विचारधारा है वो देश हित के लिए नहीं है। एक धड़ा
जो शहीद वीर सावरकर जी हैं उनको बहुत अच्छे सम्मानित नज़रिए से पेश करता है। एक धड़ा शहीद वीर सावरकर जी जिनके विषय में बात होती है, उन्हें एक सरेंडरकारी व्यक्ति कहता है। उन्होंने अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया, ये कहते हैं। और उस विचारधारा को इस तरह से समझाया जाता है, नैरेटिव इस तरह से पेश किया। आपके मन मस्तिष्क में क्या जो विचार है, इस तरह के जो विचार है, उसका जो सही अगर मार्ग आप बता पाएँ या सही दिशा में आप जो सोचते हैं या जो आपका नैरेटिव कहता है वो क्या है? नहीं, आपने जो जिक्र किया वीर सावरकर का, तो वीर सावरकर महान थे, महान है और महान रहेंगे। वीर सावरकर जी के बारे में मैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल देखता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ। वहाँ जो है ना, जिसे हम बोलते हैं ना, मीनिंग बिटवीन द लाइन्स, यानी समझो 10 लाइन है तो सिर्फ 2 ही लाइन पढ़ के बताते हैं, तो उससे कन्फ्यूजन बढ़ जाता है उनके बारे में। उनकी जो ये कन्फ्यूज़न है, सॉरी, ये कन्फ्यूज़न है या लोग जानबूझकर इन चीज़ों को समझाना नहीं चाहते? अगर कोई एक राजनीतिक घड़ा है जो उन्हें पसंद नहीं करता है, वो क्या उन जो 2 लाइन के अलावा जो 4 और बातें हैं उनको क्या सामने नहीं लाना चाहते? करेक्ट, वैसे ही है, वैसे ही। अगर आप पूरे सावरकर जी की जीवनी देखेंगे तो उससे बड़ा देशभक्त तो हुआ नहीं। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वीर सावरकर जी के बारे में महाराष्ट्र में उनको भगवान के समान जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। और देखिए, हम तो साधारण लोग हैं, मैं तो साधारण लोग हूँ, लेकिन जब बाला साहेब ठाकरे, लता मंगेशकर, एक भगवान की तरह, अटल बिहारी जी वाजपेयी का भाषण देखिए, शरद पवार जी की और इनकी विचारधारा तो अलग है। शरद पवार जी का भाषण एक बार आप सुनिए कि स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में कितना बढ़िया उन्होंने कहा है। तो उनके बारे में ये मैं नहीं कहता कि पर्पसली, लेकिन अगर डिटेल में सब कुछ अगर बता जाए ना तो उनकी महानता समझ में आएगी। अगर आप थोड़ा अधूरा, मीनिंगफुल अगर ऐसा कुछ करेंगे तो उनके यहाँ गैर समझ हो सकता है उनके बारे में। पूछा था मैंने कि आरएसएस को जैसे जो अलग अलग धड़े अलग अलग प्रकार से परिभाषित करते हैं, आपके मुताबिक जो आरएसएस की परिभाषा है वो क्या है? देखिए, आरएसएस ये जो संगठन है उसका एक खुद का एक अलग डिसिप्लिन है, उनका अलग मोटो है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र में कभी कोई नैसर्गिक आपत्ति आ जाती है, भूकंप हो, बाढ़ हो, कुछ भी हो, पहले आरएसएस का आदमी जाता है। वहाँ की लोकल पुलिस, कभी कभी लोकल पुलिस से पहले वो पहुँच जाता है। उनका जो मेन डिवोशन है, उनका जो फाउंडेशन जो है वो समाज सेवा है, उसके बाद देश सेवा है, और वो डिसिप्लिन में रहने वाले लोग हैं। उनका डिसिप्लिन जो है वो कांग्रेस के जो नेता हैं जैसे राहुल गांधी जी हो गया और भी राजनीतिक दल हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी हो गया, तो ये क्या उनको ये चीज़ें दिखती नहीं है? क्या वो देखते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे या समझा नहीं पा रहे? मुझे लगता है कि उन्होंने शायद महात्मा गांधी जी की जो हत्या हुई, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि ये जो गोडसे वगैरह थे वो आरएसएस के मेंबर थे या आरएसएस को रिलेटेड थे, वो शायद कहीं तो उन लोगों के मन में है जो अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं किया है। जो उन्होंने वो बात छोड़कर खुद को अपडेट नहीं किया है आरएसएस के बारे में। गोडसे जो थे वो आरएसएस के विचारक तो थे, आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति तो थे। देखिए, जहाँ अभी हम व्यक्ति स्वतंत्र की बात करते हैं तो जो कुछ भी, अभी उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरा उतना अभ्यास नहीं है। अभी इस घटना को बहुत साल हो गए। जितने तथ्य हमारे सामने आते हैं वो सही है गलत है मालूम नहीं है, उससे और कुछ तथ्य हो सकते हैं जो कभी उजागर नहीं हुए, तो इसलिए उसके ऊपर थोड़ी टिप्पणी करना गलत होगा। उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति में तो ये दिया कि मतलब मैंने मारा, गांधी को मारा। नहीं, वो ठीक है ना, वो जो उनका कहना था उन्होंने मान लिया, बाद में उनको फांसी वगैरह हो गई, वो है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये मन से निकाल के अपग्रेड होना चाहिए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका अभी काम क्या चल रहा है, पहले से भी वही काम चालू था राष्ट्र निर्माण का। आप उनकी शाखाएं देखिए, उनकी प्रार्थना देखिए, उनका जो समाज के प्रति जो काम, मैंने जैसा कहा कि अगर महाराष्ट्र में कुछ नैसर्गिक वगैरह आपदा आ जाती है तो पहले आरएसएस वाले आ जाते हैं, वो मदद करते हैं, डिवोटेड करते हैं। उससे देशभक्ति भरा भावना जाग उठती है, सामाजिक भावना जाग उठती है। मिनिमम
चीज़ में कैसे रहा जाए, जैसे हम बोलते हैं ना सादी रहनी उच्च विचारसरणी, वो वहाँ सिखाया जाता है। तो ये अपग्रेड होना चाहिए जो करते हैं। और देखिए समय बदलता है, आपको अपडेट होना चाहिए। मैं एक ही चीज़ अगर मन में रखूं और वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सालों साल रहे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपग्रेड होना चाहिए। अच्छा, देश को बदलते हुए अगर आप महसूस कर पाते हैं कि देश आज जैसे विचारधाराओं की क्रांति से बदले, बहुत सारी संभावनाएं देश में है, जैसे हम मंगल ग्रह तक पहुंच रहे हैं, विकास के सोपान को तय करें, देश में बदलते हुए स्वरूप को आज एक नज़रिया जो है वो चांद पे दिखता है, लेकिन एक नज़रिया जो है वो देखता है कि गरीबी दूर नहीं हुई है। एक व्यक्ति चाहता है कि उसे सस्ता सुलभ मेडिसिन दवाई मिल पाए, एक व्यक्ति चाहता है कि उसे सस्ती सुलभ जो है शिक्षा मिल पाए। ये सारी चीज़ें आज एक तरफ खड़ी हैं, एक तरफ हम चांद पे जा रहे हैं। तो आज क्या चीज़ मिसिंग हो रही है जिसको जो राजनेता है वो कर नहीं पा रहे? राजनेता कर रहे हैं, राजनेता कर रहे हैं। देखिए, रिजल्ट के लिए स्पीड इनटू राइट डायरेक्शन होना ज़रूरी है। पिछले 40, 50, 60 साल में क्या हुआ अपने को डिटेल में जाना नहीं है। जो आपने गरीबी की बात की, आज जनधन योजना जो है जिससे अकाउंट ओपन हुए, वो तो जो सोसाइटी में बॉटम में जो लोग हैं उनके अकाउंट ओपन हुए, उनके अकाउंट में अभी एवरी ईयर 2000 कुछ तो जमा कर रहे हैं। यानी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ ना कुछ तो कर रही है। मैं किसी भी, यानी वो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हमारे जो परिवार है वो किसी भी पक्ष के लिए ताल्लुकात नहीं रखते, क्योंकि हमारे ये जो भगत सिंह जी थे, सुखदेव जी जो थे, राजगुरु जी थे, मदन लाल धिंगरा, बाकी के क्रांतिकारक हो, उन्होंने किसी पक्ष के लिए काम नहीं किया था। उनके लिए सिर्फ भारत और भारतीय था। मैं भारतीय बोल रहा हूँ, यानी उसमें मैं किसी भी कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। भारत एंड भारतीय, इन लोगों के लिए किया। तो हम किसी भी पार्टी के नज़दीक नहीं हैं, इसलिए सम्मान से हमें ये भी बुलाते हैं, वो भी बुलाते हैं और भी बुलाते हैं। तो आपका जो प्रश्न था ये गरीबी का वगैरह, मैं किसी पक्ष का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन लास्ट जो कई 9-10 साल में जो काम हुआ है, पिछले भी हुआ, ये 9-10 साल में भी हुआ, लेकिन 9-10 साल में ज़्यादा स्पीड से हुआ, राइट डायरेक्शन पे हुआ, एग्जैक्टली बेनिफिशियरी जो था उसके पास वो मिला है। और ये प्रोपोर्शनेटली सभी जगह हो रहा है। अभी एयरपोर्ट्स में बदलाव दिखने लगे, रेलवे लाइन में, रेलवे स्टेशन पे बदलाव दिखने लगे। ये जो मैंने जैसा कहा जनधन है, फिर अभी 5G नेटवर्क आ रहा है, रोड्स हो रहे हैं 4 to 6। के दो पहलू हैं, जैसे एयरपोर्ट में बदलाव, रेल सुविधाओं में बदलाव और जनधन खाता, ये सब जो बता रहे हैं। दूसरा जो वर्ग है जो दूसरे तरीके से सोचता है, दूसरे तरीके से अपनी बातों को रखता है, वो कहता है कि एयरपोर्ट भी बिक गया, रेलवे स्टेशन भी बिक गया, आपका जो जनधन खातों में उतना पैसा जो जाना चाहिए था वो नहीं गया, 15 लाख रुपए जो मिलने चाहिए थे वो नहीं दे पा रही है सरकार। तो एक नैरेटिव तो वो भी आता है। नहीं, मुझे नहीं लगता। शायद विरोध में अगर कुछ कहना है तो ये पॉइंट बाकी के लोग रेज कर सकते हैं, लेकिन वैसे वस्तुस्थिति नहीं है। अभी मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे अभी पंतप्रधान जी ने कहा कि अगले 5 साल में मैं 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था ये बनाऊंगा और देश को तीसरे नंबर पे लाऊंगा। तो किसी पक्ष के कार्यकर्ता ने कहा तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, वो ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही हम टॉप पे जा सकते हैं क्या? नहीं। ये जो टेक इट ग्रांटेड जो मेंटेलिटी है वो पहले थी, वो अभी नहीं है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये बिक गया बोले तो एयरपोर्ट ऐसे, यानी एयरपोर्ट बिका नहीं है, वो मेंटेनेंस के लिए दिया है। रेलवे लाइन मेंटेनेंस के लिए दी है, ओनरशिप तो इंडियन गवर्नमेंट के पास है। आप थोड़ा ऐसा कुछ शब्द में फेरफार करके सामने वाले के इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं वो लोग, जो कुछ भी हो। लेकिन अगर तय तक जाएंगे तो ये मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेवलपमेंट रहता है, फिर बिजनेस उद्योग बढ़ते हैं, उद्योग बढ़ते हैं, लोग आते हैं, उनको रोजगार मिलता है, चलन वलन बढ़ता है, उससे रोजगार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है। तो इसके लिए बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रांसपोर्ट जो है
मुझे लगता है ये लास्ट 9 साल में ये गतिमान हुआ। मैंने जैसा कहा ना कि स्पीड इनटू राइट डायरेक्शन ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ावा दिया। अगर मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, एक भरा पड़ा खेत है और मैं आपको बोला कि नहीं ये ऐसा खेत है बहुत बढ़िया है, आप वहाँ फैक्ट्री लगाओ, आप नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करूँ, मैं आपको रोड का एश्योरेंस दूँ, वाटर का एश्योरेंस दूँ, इलेक्ट्रिसिटी का एश्योरेंस दूँ, मैं आपको टैक्स बेनिफिट का एश्योरेंस दूँ, तो आपको वो जो बंजर लैंड था उसमें अभी खड़ा हुआ फैक्ट्री आप इमेजिन कर सकते हैं, जो पहले नहीं दे सकते थे क्योंकि मैंने आपको ये सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। ये काम ये 9 साल में हुआ है। अच्छा, एक गंभीर कभी कभी देखिए कि प्रोसेस के लिए टाइम लगता है। रिजल्ट जैसे 50 ओवर का अगर मैच है तो प्रोसेस तो 48-49 ओवर पे चलता रहता है और रिजल्ट लास्ट ओवर में मिलता है। जनता को 20-20 खेलने की आदत हुई है, खेलने की आदत हुई है। आपका जो आप पूछ रहे थे उसमें एक जो सवाल जो था ना कि लोग जो भूल गए हैं, हम सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को याद करते हैं। मेरे ख्याल से बाकी मैं उसी सवाल में एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे मन है और जैसे शहीद के परिवार का जो मन है वो बहुत भारी होता है। अपने किसी व्यक्ति को आग के सामने या परिवार से जाता हुआ देखना, उसके व्यक्तिगत जो उसके ऊपर आघात पहुंचता है। चाहे आज की कंडीशन पे ले लें, कोई देश का जवान शहीद होता है तो उसकी पत्नी ही जानती है, उसके माता पिता या भाई बंधु ही जानते हैं। सही है, जो एक्चुअल दर्द होता है। सही है। क्या ये जो सोच है, ये जो दर्द है, ये एक्चुअल में लोगों को समझ में आती है? क्या जो नेता बड़े बड़े पोस्टर लगवाते हैं शहीदों के, क्या वो जो शहादत का भाव है, वो जो दर्द है, वो उस दर्द को महसूस करके लगाते हैं कि शहीदों के नाम का पोस्टर लगा के उनको अपनी राजनीति करनी है? देखो, उसमें भी 2 बाजू है जी। अभी मैं महाराष्ट्र में जो कुछ भी शहीद हुआ अभी रिसेंटली मिलिट्री में एक्सीडेंट में, उनके अंत्य संस्कार मेरे घर के अगर नज़दीक है, मैं जा सकता हूँ तो मैं जाता हूँ। तो गांव के जो लोग हैं, जो नेटिव प्लेस के जो लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये अपना घर का आदमी गया है, अपना प्राइड गया है। पूरा गांव जमा होता है, आजू बाजू के लोग जमा होते हैं, जिसे हम मराठी में चमकोगिरी बोलते हैं ना, उनको किसी भी चीज़ की प्रसिद्धि नहीं चाहिए। मुझे कोई रोता हुआ देखे और वो स्क्रीन पे दिखाए, वो उनका लालच भी नहीं रहते, उनको वो लगता भी नहीं। उनके मन में सिर्फ वो लगता है कि ये मेरा आदमी गया है, देश के लिए गया है। ये एक भावना है, ये एक वर्ग की भावना है। दूसरा जो था आपका नेतागिरी के बारे में, अभी वो तो अपॉर्चुनिस्ट है, वो हर एक घटना में संधि देख सकते हैं, देखना चाहते हैं, वो मटेरियलाइज करना चाहते हैं। तो उनकी सद्भावना तो रहती है, लेकिन वो बैनर वगैरह छाप के थोड़ा और लाइमलाइट हो जाते हैं उसमें। यानी मैं आपके प्रश्न का ऐसा उत्तर दे सकता हूँ कि हाँ, सद्भावना भी है और थोड़ा पॉलिटिकल। क्या कुछ ऐसा मन पे कभी विचार आता है, जैसे जो शहीद के परिवारजन रहते हैं उनके मन पे कभी कुछ ऐसा विचार आता है कि जिन महानुभावों ने हमारे देश के लिए सीने पे गोली खा ली, जिन महानुभावों ने सीने पे जख्म सहे, जिन लोगों ने फांसी का फंदा चूमते हुए अपने गले पे डाल दिया, क्या उनको वो सम्मान ये देश दे पा रहा है? क्या ये देश के लोग या यहाँ के जो नेता हैं वो आज की समय में परिस्थिति में आज वो सम्मान उन्हें मिलता है? जैसे कि मैं और भी लोगों से बात जहाँ करता हूँ तो जो भी शहादत दिए रहते हैं उनके परिवारजनों से बात करते हैं, तो हर किसी शहीद परिवार की कुछ ना कुछ डिमांड्स बची हुई हैं। किसी को पैसा देने की सरकार बोलती है, उसे नहीं मिलता। किसी को पेट्रोल पंप देने बोलते हैं, उसे नहीं मिलता। उनको अपनी मांगों के लिए, संघर्ष के लिए ज़मीन पर बैठना पड़ता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कभी ऐसा मलाल आता हो कि ये शहादत जैसी चीज़ मतलब सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन बोला जैसे अब चर्चा में चलता है कि आज लोग भी ये चाहते हैं कि अगर भगत सिंह पैदा हो तो मेरे घर में ना हो, वो पड़ोस वाले घर में पैदा हो। तो क्या ऐसा कुछ मनोभाव आपके मन पे भी आता है कभी? निश्चित आता है, लेकिन मैं एक थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। हमारा जो राजगुरु जो परिवार है, हमने कभी भी गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मांगा। हमारा जो नेटिव प्लेस है राजगुरु नगर, वहाँ जो स्मारक होना जो चाहिए वो सिर्फ एक ही मांग हमारी है कि वहाँ, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अभी डिसाइड किया है, वहाँ वो बढ़िया हुतात्मा राजगुरु स्मारक बना रहे हैं, अच्छी तरह से रख रखाव कर रहे हैं, उसका बेनिफिट
राजगुरु नगर वासियों को, जो आजू बाजू के जो लोग हैं उनको भी मिलेगा। तो वो एक ही मांग थी, बाकी राजगुरु परिवार ने कभी कुछ मांगा नहीं। दूसरा जो आपका सवाल था मलाल का, तो इस चीज़ का मलाल लगता है कि देखिए ये जब फांसी गए, फिर गांधी हत्या के बाद ब्राह्मणों के घर जलाए गए, फिर जो कूड़ कायदा आया उसमें ज़मीनें गई, तो हमारे जो खस्ता हालत थी वो दिन से दिन बदतर होती गई। अभी आज सम्मान मिल रहा है, ये मैं अभी मेरी 50 की उम्र है, ये मेरी पीढ़ी को मिल रहा है। एक्चुअली ये जो सम्मान वगैरह जो था वो मेरे पहले 2 पीढ़ियों को मिलना चाहिए था। स्वतंत्र के बाद के जो 2 पीढ़ी वो तो खस्ता हालत में चले गए, उनको कुछ ना अवार्ड ना कुछ रिवॉर्ड, पूछा नहीं किसी ने पूछा नहीं, वो खस्ता हालत में चले गई। हम पढ़े लिखे और अपने बूते पे लाइफ में सेटल हुए। मलाल इस चीज़ का लगता है जब हम देखते हैं कि फलाने ने 500 करोड़ का घोटाला किया, इसने 1000 करोड़ का घोटाला किया, तब ये बुरा लगता है कि हम 1-1 रुपये की ज़िंदगी के लिए तरस गए। इन लोगों का देश के प्रति कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। जनता ने उनको विश्वास से चुन के दिया है और वो अपने खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए ये गलत काम कर रहा है। वो देखने के बाद दुख होता है, वो देखने के बाद दुख होता है। अभी बहुत साल हुए, यानी हर ये जो वहाँ एक स्पेसिफिक पोजीशन के यहाँ जाते हैं, वो सिर्फ अपना सोचते हैं कि मैं ये कम से कम ड्यूरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाऊँ, मेरे अधिकार का उपयोग हो या गैर उपयोग करके मैं कैसा उसका बेनिफिट प्राप्त करूँ, ये जो करता है उस वक्त दुख हो जाता है। तो वही सिर्फ मलाल है। बाकी क्रांतिकारियों, मैंने जैसा कहा कि वो तो पीढ़ियाँ गई, अभी कुछ ज़्यादा गवर्नमेंट से कम राजगुरु परिवार की तो जो स्मारक जो है वो आप अच्छी तरह से करें, बढ़िया करें, वो एक अपेक्षा थी और वो गवर्नमेंट कर रहा है। हाँ। ये देश बदलेगा कैसे? आप, ये अंतिम सवाल है, ये देश बदलेगा कैसे? आपका नज़रिया क्या कहता है? नेताओं की तो बातों पे बहुत सारे लोगों को अविश्वास हो चुका है। अब नेताओं के वादों पे भी भरोसा नहीं रहा। कोई भी नया परसेप्शन आता है और वो अपने एक पोस्टर को दिखाता है, अपने एक चेहरे को, अच्छे चेहरे को दिखाता है, और बाद में कुछ समय बाद उसका भी जो चेहरा है वो कलुषित हो जाता है। बदलेगी कैसे स्थिति? देखिए, अंग्रेजी में हम कहते हैं कि आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। अगर आँखों के सामने से वो निकल जाता है तो वो मन से निकल जाता है। आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। अभी अगर आने वाली पीढ़ी से कुछ अपेक्षा रखनी है तो राष्ट्राभिमान उनके सामने ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। हमारा जो बिहेवियर है, जो उच्च पदस्थ लोग हैं, राजकारणी जो लोग हैं, वो ऐसा बिहेव करे। अभी मैं थोड़ा ये करता हूँ, 15 अगस्त का जो भाषण था, 26 जनवरी का जो भाषण था, वो कौन सुनता था पहले? कोई नहीं सुनता था। वो तो लगता था अरे ये तो रूटीन है, अपने अपने हॉलीडे के लिए मनाने के लिए जाते थे। जब मोदी जी का पहला भाषण हुआ, जब उन्होंने प्रधान सेवक ये शब्द उच्चारा, तब लोगों को पता चला कि अरे ये भाषण कुछ तो है। लोग 15 अगस्त के दिन वो भाषण देखने के लिए 2-2 घंटे अपने अपने टीवी के सामने बैठे, जो लगातार 6-7 महीने 8-9-10 साल चल रहा है। मन की बात चल रहा है, अपना योगा डे डिसाइड हुआ, अपनी जो पुरानी धरोहर थी वो दुनिया के सामने आई। ऐसे आपको रिपीटेडली न्यू जनरेशन के सामने आना है। इससे ही देश बदल सकता है। इसमें एक कॉलम आ जाता है, असल में इसमें एक कॉमा इसलिए आ जाता है क्योंकि जैसे मन की बात या फिर जो देश के प्रधान सेवक के तौर पे, उसको जो दूसरा वर्ग है वो प्रधान सेवक नहीं, वो क्या क्या अपशब्दों से भी नवाजते हैं, और चौकीदार चोर है जैसा भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में कैसे समझेंगे? वो जो कहने वाले लोग हैं उनकी भी तादाद बड़ी है, बहुत बड़ी तादाद में वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के फॉलोअर हो सकते हैं, हाँ। या उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। तो इस तरह से सोचने वाले लोग हैं। जब इस तरह से अगर 2 विचारधारा रहेंगी तो कैसे? देश के लिए एक जो कंस्ट्रक्टिव लाइन है एक होनी चाहिए। नहीं, बराबर है। वो जो विचारधारा जो आप लोग जो बोल रहे हैं ना, उनका ये फिक्स माइंड सेटअप है। उन्होंने ठाने लिया है कि इस दिशा से ही विचार करना है। तादाद बड़ी है, लेकिन अभी वो अपग्रेड क्यों नहीं हो रहे हैं, ये मुझे तो जब एज अ थर्ड पर्सन, मैं किसी पार्टी का नहीं, कुछ नहीं, एज अ थर्ड पर्सन मैं एक घटना की तरफ देखता हूँ। हमारे मुंबई में आतंकी हमला हुआ,
उस वक्त के गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने यूएन में लिखा लेटर, अमेरिका के अध्यक्ष को लिखा लेटर कि नहीं ये ऐसा ऐसा कर रहा है, वो ऐसा ऐसा कर रहा है। ये बात एक तरफ। दूसरा, हमारा पायलट डायरेक्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड में जाता है, अभिनंदन जी। एक वक्त ऐसा आता है कि पाकिस्तान लोगों को उनको बॉर्डर पे छोड़ने के लिए आना पड़ता है। तो ये बदलाव क्यों? अगर मुझे ये दूसरा वाला बदलाव अच्छा लगता है तो मैं मेरा पुराना वाला जो माइंडसेट है वो बाजू रखूँगा, मैं इस माइंडसेट में आ जाऊँगा। ये अपग्रेड होना चाहिए। ये मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ? क्योंकि मेरा पुराना वाला जो माइंडसेट था उसमें मुझे कुछ बेनिफिट मिला था, अभी वही बेनिफिट मुझे अभी मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए ये लोग जाने चाहिए। इसलिए मैं उस माइंडसेट पे खड़ा हूँ, उससे मैं पक्का हूँ। ऐसा ये थोड़ा राजनीतिक विचार है, ऐसा मुझे लगता है। सीरियस टॉपिक। अगर दुनिया किसी चीज़ को अगर अप्रिशिएट करते हैं तो घर वालों ने तो करना चाहिए। सीरियस टॉपिक पे बहुत सारी बातें होंगी प्रशांत जी। आप ये जानना चाहते हैं भिलाई और छत्तीसगढ़ आप कितनी बार आए हैं क्या? नहीं, ये पहली बार मैं आया हूँ आज। मैंने जैसा कहा कि ये जो रंग दे बसंती ग्रुप है, ये जो दिलराज सिंह जी है, गुरमीत सिंह जी है, विवेक जी है, उन्होंने आमंत्रित किया। उन्होंने मेरे जाने आने का प्लेन से होटल में रहना है, बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम किया। अभी भिलाई वगैरह कुछ देखा नहीं है, अभी कल देखेंगे। भिलाई के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी बता दें। यहाँ भिलाई स्टील प्लांट है ये। हाँ। बहुत अच्छा प्रोडक्शन यहाँ का होता है। और छत्तीसगढ़ मतलब अब छत्तीसगढ़ बहुत से मतलब ज़रियों से जाना जा सकता है। छत्तीसगढ़ विकास के सोपानों से जाना सकता है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के ज़रिए से भी लोग बातें करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं छत्तीसगढ़। लेकिन छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है और यहाँ के लोग और यहाँ की जो बोलना चाहिए कि मिनी इंडिया है, मध्य भारत है। यस बराबर। बहुत से जाति संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर बराबर यहाँ रहते हैं। तो ये जानकारी, और मैं चाहता हूँ कि आप दर्शक जो इन्हें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपकी बातें मेरे सवाल और इनके जवाबों में आपके जो तर्क वितर्क है या आपके जो सवाल है या मुझसे कुछ छूट रहा होगा, इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाता है। असल में तर्क वितर्क और बातें तो बहुत लंबी हो सकती है। आपके जो सवाल हैं वो ज़रूर रखिएगा। देश और समाज को बदलने के लिए जो आप सोच रखते हैं वो ज़रूर रखिएगा। जाहिर सी बात है, और भी जैसे शहीद परिवारों से हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो दंश है वो दंश की बात ज़रूर उठाती है, न चाहते हुए भी लोग कह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस राजनीतिक परिदृश्य में जो एक दंश है, एक जो जहर है, उसे थोड़ा सा कम करने या उसे हटाने की ज़रूरत है। और जो देश के लिए स्वाभिमान, अभिमान, इसके लिए जो परिपाटियाँ तय होती हैं या सोच रखती हैं, उन सोच को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और आप प्रशांत जी हमसे बातचीत किए, आप हमारे बीच आए और इतने अच्छे विचारों का आपने रखा, और उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारा सौभाग्य हम आपसे बात कर पा रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।